दोस्तों, जब से यूरोप में इस उथल पुथल की शुरुआत हुई है, तभी से आप रशिया पर लगाए जा रहे इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात तो सुन ही रहे हैं। लेकिन साथ ही न्यूज हेडलाइंस में एक और चीज का जिक्र बड़े जोर शोर से हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्विफ्ट बैन की। दोस्तों, शायद अभी तक आप ये बात कई बार सुन चुके होंगे कि रशिया को लगातार स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क से बाहर निकालने की बात की जा रही है। यूक्रेन लगातार वेस्टर्न कंट्रीज से रशिया को स्विफ्ट से बाहर ढकेलने की गुहार लगा रहा है। हालांकि इस वॉर के शुरू होने के पहले ही यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे काफी देश इस बैन की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर निकालना होगा, तभी रशिया डरकर अपने इस एग्रेशन को कंट्रोल करेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैन इंपोज करना इस वॉर को रोकने के लिए एक न्यूक्लियर ऑप्शन बताया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, किसी ने उनकी ये बात नहीं सुनी। लेकिन आज रशिया के बढ़ते एग्रेशन को देखते हुए रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर ढकेलने की मांग और भी बढ़ती जा रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार इटली, हंगरी, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और सिप्रस जैसे यूरोपियन देश अब इस बात को लेकर सहमति बना चुके हैं। ईयू के फॉरेन अफेयर्स चीफ जोसेफ बोरेल के मुताबिक ज्यादातर ईयू नेशंस आज इस ऑप्शन को कंसीडर तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरे ग्रुप में वो नेसेसरी यूनानिमिटी नहीं दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वेलिस का कहना है कि ब्रिटेन पूरी तरह से ये चाहता है कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम रशिया के लिए बैन कर दिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्विफ्ट सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर एनालेना बैरबॉक कहते हैं कि जर्मनी को नहीं लगता कि मॉस्को को इस सिस्टम से एक्सक्लूड करना एक फेवरेबल ऑप्शन है। वो मानते हैं कि ये समय बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, लेकिन स्विफ्ट बैन जैसे टूल्स को यूज करना भी बेहद डेंजरस है। उसी तरह फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ब्रूनो ली मैरे कहते हैं कि स्विफ्ट बैन केवल एक लास्ट ऑप्शन की तरह यूज होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर गुजर रहा होगा कि आखिर ये स्विफ्ट सिस्टम है क्या, इसका क्या महत्व है और ये कैसे काम करता है। इस सिस्टम से रशिया को बैन करके रशिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। आखिर क्यों रशिया को रोकने के लिए इसको न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक ऑप्शन माना जा रहा है, और इसके बावजूद इस ऑप्शन को लेकर वेस्टर्न नेशंस के बीच सहमति क्यों नहीं बन पा रही है। इस वीडियो के खत्म होने से पहले आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड जो है AG33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, स्विफ्ट का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये 1973 में 15 कंट्रीज के 239 बैंक्स के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मौजूद है। इसका गठन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कम्युनिकेशंस को मैनेज करने के लिए किया गया था। ये दुनिया भर के बैंक्स का एक मैसेजिंग नेटवर्क है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के दौरान बैंक्स को कोड्स की फॉर्म में मैसेजेस प्रोवाइड करता है, जिससे हम इंस्टेंटली और बिना किसी फॉल्ट के एक से दूसरे देश अपने मनी ट्रांसफर कर पाते हैं। नेशनल बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देश के बाहर ट्रांजैक्शंस करने के लिए इसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये ग्लोबल ट्रांजैक्शन का सबसे सेफ, सिक्योर और स्पीडी ऑप्शन है। आपको बता दें कि इस सिस्टम में सच में पैसों का लेन देन नहीं होता है। ना तो स्विफ्ट अपने आप में कोई बैंक है और ना ही उसके पास कोई पैसा मौजूद है, बल्कि इसके द्वारा एक सेंडिंग बैंक एक रिसीविंग बैंक को मैसेजेस के जरिए ये बताती है कि वो अमाउंट किस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आसान भाषा में कहें तो ये केवल एक इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मैसेजिंग सर्विस है। आज हर बैंक न जाने कितने ट्रांजैक्शंस हर दिन करता है। ऐसे में सिस्टम की सहायता से वो इतने सारे ट्रांजैक्शंस को आसानी से ट्रैक कर पाता है। आज कोई भी मेजर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्विफ्ट की कोड्स के बगैर नहीं हो पाता। आज की डेट में स्विफ्ट 200 से भी ज्यादा देशों के 11,000 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लिंक कर रहा है। आज ये सिस्टम कंपनीज और गवर्नमेंट्स के बीच में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए लगभग 40 मिलियन मैसेजेस हर दिन ट्रांसफर करता है। 2021 में इस सिस्टम के द्वारा ऑन एन एवरेज 42 मिलियन मैसेजेस हर दिन ट्रांसफर किए गए। 2020 के कंपैरिजन में ये फिगर्स 11.4% की ग्रोथ शो कर रही थी। आपको बता दें कि स्विफ्ट से पहले भी हमारे पास इसी तरह के और सिस्टम थे,
जिसका नाम था टेलेक्स यानी कि टेली प्रिंटर एक्सचेंज। इसका जन्म वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ था और ये फाइनेंशियल डेटा ट्रांसमिशन का ओरिजिनल सिस्टम था। लेकिन दोस्तों, टेलेक्स के द्वारा किए गए कम्युनिकेशंस किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते थे, जिसकी वजह से इस सिस्टम में बहुत से ह्यूमन एरर्स और स्लो स्पीड देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन के साथ ग्लोबल पेमेंट्स का वॉल्यूम बढ़ने लगा, वैसे वैसे ये सिस्टम इनएफिशिएंट होता गया और ऐसे में ही जन्म हुआ स्विफ्ट का। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले साल में ही स्विफ्ट ने 10 मिलियन से भी ज़्यादा मैसेजेस प्रोसेस किए और देखते ही देखते ये टेलेक्स को रिप्लेस करके वर्ल्ड का सबसे डोमिनेंट फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम बन गया। इसके स्टैंडर्ड कोड की मदद से फाइनेंशियल मैसेजिंग पहले से ज़्यादा स्मूथ और एरर फ्री हो गई है। जिस तरह से हम इंडिया में ट्रांजैक्शंस करने के लिए IFSC कोड का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए स्विफ्ट भी एक यूनिक कोड का इस्तेमाल करता है। इसको BIC यानी बैंक आइडेंटिफायर कोड कहते हैं। इसके ओरिजिन और पर्पस को समझने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कंट्रोल कौन करता है। तो दोस्तों, इसको कोई एक पर्टिकुलर देश ओन नहीं करता है। इसके ऑपरेशन के लिए 3000 बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंड्स देते हैं और वो इस सिस्टम के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ये सभी शेयर होल्डर्स मिलकर एक 25 मेंबर्स के बोर्ड को इलेक्ट करते हैं, जो इस पूरे सिस्टम को मैनेज और ओवरसी करता है। इन शेयर होल्डर्स में सबसे ज़्यादा G10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स मौजूद हैं। G10 यानी कि बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड और स्वीडन जैसे 10 हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों का एक इंटरनेशनल ग्रुप। G10 के अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी इसका एक बड़ा शेयर होल्डर है और ये सभी मिलकर इसकी देखरेख करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सिस्टम ये सभी देश मिलकर चलाते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स इस पर अपना इन्फ्लुएंस कैसे एक्सर्ट करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर छुपा है यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी डॉलर में। आपको बता दें कि स्विफ्ट में मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में होते हैं और डॉलर्स में होने की वजह से ये सभी ट्रांजैक्शंस न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन सेंट्रल बैंक के थ्रू किए जाते हैं और इसी वजह से अमेरिका के पास इस सिस्टम को ब्लॉक करने का अनड्यू एडवांटेज मौजूद है। और पिछले दशक में ऐसा कई बार हो चुका है जब स्विफ्ट के बाकी मेंबर्स और इसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाकर यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके मेंबर्स को लेकर अपनी मनमानी की है। उदाहरण के तौर पर 2012 में ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को सैंक्शन करने के लिए यूरोपियन देशों के मना करने के बावजूद अमेरिका ने ईरान को इस सिस्टम से बाहर निकाल दिया, जिससे ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स के आधे से ज़्यादा रेवेन्यू और फॉरेन ट्रेड का 30% मिट्टी में मिल गया और ईरान की पूरी इकोनॉमी को इससे बहुत बुरी तरह सफ़र करना पड़ा। हालांकि स्विफ्ट के फॉर्मेशन के टाइम पर यह बात हुई थी कि इस सिस्टम को कभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं घसीटा जाएगा, लेकिन डॉलर की सुप्रीमेसी के चलते अमेरिका इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता आया है। अब सवाल ये उठता है कि रशिया को इस सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि रशिया को पहली बार इस सिस्टम से निकालने की बात नहीं की जा रही है। 2014 में क्राइमिया के एनेक्सेशन से पहले भी रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैन इंपोज करने की बात की जा रही थी, लेकिन तब ऐसा नहीं किया गया। रशिया ने यह कह दिया था कि उसको इस सिस्टम से बाहर निकालना वेस्ट के लिए वॉर को एक खुला निमंत्रण देने के बराबर होगा। इस बात से हम समझ सकते हैं कि रशियन इकोनॉमी किस तरह इस सिस्टम पर डिपेंडेंट है। रशियन नेशनल स्विफ्ट एसोसिएशन के मुताबिक आज रशिया के 300 से भी ज्यादा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम पर निर्भर हैं और वो देश के इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का 80% कंट्रोल करते हैं। नंबर ऑफ स्विफ्ट यूजर्स के टर्म्स में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद रशिया इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर रशिया स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया तो उसका कोई भी सिटीजन, कंपनीज या फिर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगी। वो ना तो अपने इंपोर्ट्स की पेमेंट कर पाएंगे और ना ही अपने एक्सपोर्ट्स का पेमेंट कलेक्ट कर पाएंगे। ना तो रशियन ओलिगार्क्स बाकी देशों में इन्वेस्ट कर पाएंगे और ना ही वो कोई भी इन्वेस्टमेंट्स दूसरे देशों से बोरो कर पाएंगे। कुल मिलाकर रशिया ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। ये कुछ ऐसा ही है कि आज किसी कंट्री को इंटरनेट से कट कर दिया जाए। आप ये बात जानते हैं कि किस तरह रशियन इकोनॉमी नेचुरल गैस और ऑयल्स के एक्सपोर्ट्स पर निर्भर है। उनका 40% फॉरेन ट्रेड रेवेन्यू हाइड्रोकार्बन्स के एक्सपोर्ट से ही जनरेट होता है और तो और हाइड्रोकार्बन का एक्सपोर्ट रशिया के टोटल एक्सपोर्ट के 50% से भी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, उनके फेडरल बजट का मैक्सिमम अमाउंट भी इसी हाइड्रोकार्बन के एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगाए गए टैक्स से जनरेट होता है।
तो इस बैन से रशिया के इन ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट्स पर ताला लग जाएगा। इसके अलावा ये बैन $798 बिलियन ऑफ वर्थ के रशियन ट्रेड को भी पूरी तरह रोक देगा। आपको बता दें कि ये ट्रेड रशियन जीडीपी में 46.6% कंट्रीब्यूट करता है, और अगर वो किसी और तरीके से फाइनेंशियल मैसेजिंग के दूसरे ऑल्टरनेटिव्स खोज भी ले तो वो इतनी जल्दी स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की एफिशिएंसी, स्पीड और सेफ्टी को मैच नहीं कर पाएगा। ऊपर से उसको अफोर्ड करने के लिए रशिया को ह्यूज एक्सपेंसेस उठाने होंगे, वो अलग। कुल मिलाकर ये बैन रशियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर इस बैन से केवल रशिया को ही नुकसान नहीं है। दोस्तों, यूरोप रशियन ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट है, यानी कि यूरोपियन अपनी एनर्जी नीड्स के लिए रशिया पर डिपेंडेंट है। यूरोप की गैस सप्लाई का 35% रशिया से आता है, और तो और रशिया यूरोपियन यूनियन का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इतना ही नहीं, यूरोप में $310 बिलियन वर्थ के रशियन एसेट्स भी मौजूद हैं। और एक तो पहले ही इस वॉर के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से ये बैन इन प्राइसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसका इम्पैक्ट यूरोप के बाहर भी देखने को मिल सकता है। यानी कि ये केवल यूरोपियन इकोनॉमीज के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा खतरा है। और यही कारण है कि अभी तक ये सभी देश इस बैन को लेकर सहमति नहीं बना पाए हैं। इसके अलावा स्विफ्ट को एक वेपन की तरह यूज करना अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए भी ज़्यादा बड़ा खतरा बन सकता है। आज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स में डॉलर की ग्लोबल डोमिनेशन के तहत अमेरिका की सुप्रीमेसी चलती है। तो अगर रशिया पर यह बैन लग जाता है तो जाहिर है कि वो चाइना के साथ मिलकर इस सिस्टम के दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट करेगा। क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद जब रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए थे, उसने तभी से इस ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम SPFS यानी सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस पर काम करना शुरू कर दिया था। उसी तरह 2015 में चाइना ने युआन के यूज को इंटरनेशनलाइज करने के लिए अपना एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया था। और तो और ये दोनों देश साथ मिलकर स्विफ्ट से अलग अपने खुद के जॉइंट ऑल्टरनेटिव्स खोजने में लगे हुए हैं। इवन चाइना तो डिजिटल वॉलेट्स और डॉलर के बजाय गोल्ड स्टैंडर्ड्स जैसी मेजर्स को भी एक्सप्लोर कर रहा है। इससे डॉलर की हेजमनी के साथ साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक सिस्टम के ऊपर ओवर डिपेंडेंस भी रिड्यूस की जा सकती है। हालांकि ये दोनों ही सिस्टम्स अभी अपने शुरुआती स्टेज पर हैं। अभी ये किसी भी सूरत में स्विफ्ट को रिप्लेस करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये बात तो साफ है कि आने वाले समय में चाइना और रशिया मिलकर US डोमिनेटेड ग्लोबल फाइनेंस ऑर्डर को एक बड़ा झटका देंगे। खैर दोस्तों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि क्यों अमेरिका इस वॉर के बाद भी रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैन को इम्पोज करने के लिए तैयार नहीं है। अब आगे क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैन कंप्लीटली इम्पोज किया जाना चाहिए या नहीं? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।